हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीजन एग्रीकल्चर AG 511 का 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, सुदूर संवेदन इसको बोला जाता है या रिमोट सेंसिंग बोला जाता है, या दूरस्थ के नाम से भी कभी कभी दे देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिमोट सेंसिंग क्या होता है। पहले मैं समझा देता हूँ रिमोट सेंसिंग क्या होता है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग मतलब वही होता है किसी वस्तु के बिना संपर्क में गए हुए उसकी पूरी जानकारी को हम लोग किसी माध्यम से एकत्रित कर लेंगे, तो वही कहलाता है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, अभी आगे देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग किसी वस्तु या व्यक्ति के संपर्क में आए बिना भौतिक रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त करने की एक कला है। सुदूर संवेदन क्या है? सुदूर संवेदन किसी वस्तु या व्यक्ति के संपर्क में आए बिना भौतिक रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त करने की एक कला है और विज्ञान है। कभी कभी पूछता है कि रिमोट सेंसिंग एक कला है या विज्ञान है, तो आप लोग वहां पर लिखेंगे कि रिमोट सेंसिंग एक कला और विज्ञान दोनों है, जिसमें किसी व्यक्ति के बिना संपर्क में आए हुए भौतिक रूप से उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। आगे देखते हैं। मनुष्य अपने दिन प्रतिदिन के कार्य में सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके स्थानीय दशाओं पर नजर रख सकता है, सुन सकता है और गंध को भाप सकता है। ठीक है, कैसा उसका गंध है उसको भाप सकता है। ठीक है, तो यह तो था रिमोट सेंसिंग का थोड़ा सा परिचय, जो कि मैंने आप लोग बताया कि इसमें किसी वस्तु के बारे में बिना उसके संपर्क के भौतिक रूप से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते, तो वही होता है रिमोट सेंसिंग। इसकी परिभाषा देखते हैं, इसी से अटैच हो जाता है, इसी तरह मिलता रहेगा। तो सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग किसी वस्तु, क्षेत्र या घटना के बारे में सूचना प्राप्त करने की एक कला है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग किसी वस्तु, क्षेत्र या घटना के बारे में सूचना प्राप्त करने की एक कला और विज्ञान है, जो किसी यंत्र द्वारा अर्जित डाटा के विश्लेषण के माध्यम से होता है। जो किसी यंत्र के द्वारा किसी माध्यम से जो स्टोर किया हुआ डाटा है उसी के विश्लेषण के माध्यम से होता है, जो वस्तु, क्षेत्र या व्यक्ति के संपर्क में नहीं होता। जो वस्तु के क्षेत्र या व्यक्ति के संपर्क में नहीं होता है। ठीक है, यह था रिमोट सेंसिंग की परिभाषा। चलिए आगे चलते हैं। रिमोट सेंसिंग की अवधारणा, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो जब विद्युत चुम्बकीय विकिरण एक सतह पर गिरता है तो इससे कुछ ऊर्जा अवशोषित होती है। जब भी कभी भी विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो होता है जब किसी सतह पर गिरता है तो वहां पे क्या होता है, कुछ ऊर्जा अवशोषित होती है, कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि कुछ सतह के माध्यम से प्रेषित होती है और बाकी परिलक्षित हो जाती है। ठीक है, क्या बोला कि जब विद्युत चुम्बकीय विकिरण एक सतह पर गिरता है तो इसकी कुछ ऊर्जा अवशोषित होती है, जबकि कुछ सतह के माध्यम से प्रेषित होती है और बाकी जो होती है वो परिलक्षित हो जाती है। सतह भी स्वाभाविक रूप से ऊष्मा के रूप में विकिरण का उत्सर्जन करता है। ठीक है, जो सतह होता है वह भी स्वाभाविक रूप से ऊष्मा के रूप में विकिरण का उत्सर्जन करता है। उपग्रह जो होता है या हवाई वाहन में फोटोग्राफी, फिल्मों या डिजिटल सेंसर परिलक्षित और उत्सर्जित विकिरण रिकॉर्ड करता है। यह जो होता है रिमोट सेंसिंग, यह उपग्रह या हवाई वाहन में फोटोग्राफी, फिल्मों या डिजिटल सेंसर परिलक्षित और उत्सर्जित विकिरण रिकॉर्ड करता है। आगे देखते हैं। इसलिए प्रत्येक सत्र में विशिष्ट वर्णक्रम हस्ताक्षर होते हैं। विशिष्ट उपकरणों और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल विभिन्न वर्णक्रमीय हस्ताक्षर के बीच पहचानने या अंतर करने के लिए भी किया जाता है। तो यह था रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। अगला है छवि प्रसंस्करण एवं व्याख्या, इमेज प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेजेंटेशन। ठीक है, छवि प्रसंस्करण, इमेज प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेजेंटेशन या व्याख्या। ठीक है, किसी चीज के बारे में छवि जो है उसको क्या करना, उसको में प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग करने के बाद दूसरे को सामने प्रदर्शित कर देना, क्या कहलाता है, उसकी व्याख्या करना कि यह इसकी खासियत है या इसकी विशेषता है, वही क्या कहलाता है, व्याख्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। याद रखिएगा हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। तो इमेज प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तो छवि प्रसंस्करण एवं व्याख्या विश्लेषण को वस्तुओं की पहचान करने, उनके महत्व को आंकने के उद्देश्य से छवियों की जांच करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। छवि प्रसंस्करण या एवं विश्लेषण को वस्तुओं की पहचान करने और उनके महत्व को आंकने के उद्देश्य से छवियों की जांच करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। छवि विश्लेषण
सुदूर बोध आंकड़ों का अध्ययन करता है। छवि विश्लेषण जो होता है, इमेज प्रोसेसिंग जो होता है, वह क्या करता है, रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो आंकड़ा प्राप्त होता है उसी का अध्ययन करता है, उसी का विश्लेषण करता है तथा भौतिक एवं सांस्कृतिक वस्तुओं, उनके पैटर्न तथा स्थानिक संबंध के महत्व का पता लगाने, पहचान करने, मापने तथा मूल्यांकन करने की तार्किक प्रक्रिया के माध्यम से प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह होता है इमेज प्रोसेसिंग या इमेज प्रोसेसिंग एवं इंटरप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया, देखिए फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि छवि प्रसंस्करण क्या होता है। तो छवि प्रसंस्करण एवं विश्लेषण को वस्तुओं की पहचान करने, उनके महत्व को आंकने के उद्देश्य से छवियों की जांच करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। छवि विश्लेषण सुदूर बोध आंकड़ों का अध्ययन करते हैं तथा भौतिक एवं सांस्कृतिक वस्तुओं, उनके पैटर्न तथा स्थानिक संबंध के महत्व का पता लगाने, पहचान करने, मापने तथा मूल्यांकन करने की तार्किक प्रक्रिया के माध्यम से प्रयास करते हैं। आगे चलते देखते हैं, इसमें पूछता है छवि प्रसंस्करण की विधि बताइए कौन कौन सी है। तो इसकी कुल 4 विधियां हैं, छवि अधिग्रहण, छवि उन्नतीकरण, छवि विश्लेषण और वस्तु की पहचान। इन विधियों द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इमेज का प्रोसेसिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर इसका अनुप्रयोग होता है इमेज प्रोसेसिंग का। तो पौध में रोगों की पहचान करने के लिए। ठीक है, हम लोग देखिए एग्रीकल्चर से हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो पौधों में रोगों की पहचान करने के लिए इमेज प्रोसेसिंग के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, पौधे में रोग की पहचान कर सकते हैं। फलों की कटाई एवं वर्गीकरण करने के लिए, पौधों की प्रजातियों का पहचान करने के लिए, सटीक खेती के लिए, फल की गुणवत्ता के विश्लेषण के लिए, खरपतवार पहचान के लिए, सुदूर संवेदन का उपयोग करके फसलों एवं भूमि का आकलन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोनों टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए चलते अगले टॉपिक पे। देखिए मैं जो बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में भी आ रहा है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आज ही आप लोगों को एग्जाम में CS यूनिवर्सिटी का और CS छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी का आज ही एग्जाम में इस सब्जेक्ट का, तो इसीलिए मैं यह वीडियो भी खास करके बना रहा हूँ, लेकिन सबके लिए उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं जीपीएस। जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और 100% एग्जाम पूछा जाएगा। 100% एग्जाम पूछा जाएगा। रिमोट सेंसिंग जो अभी 100% एग्जाम पूछा जाएगा। और इसके बारे में जो आप लोगों को इमेज प्रोसेसिंग बताया, इसका हो सकता है 50% चांस एग्जाम पूछने का, लेकिन उसको तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये दोनों जो बता रहा हूँ मैं 100% है, 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मैं जो बताता हूँ इंपॉर्टेंट होता है। जीपीएस क्या है, जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, विश्वव्यापी नियामक निर्धारण प्रणाली इसको बोला जाता है, विश्वव्यापी नियामक निर्धारण प्रणाली। ठीक है, चलिए देखते हैं जीपीएस। जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, याद रखिएगा। तो जीपीएस सर्वप्रथम 1973 में संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने अपने प्रतिरक्षा विश्व स्तर पर स्थापित जानकारी हेतु उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली द्वारा सभी मौसम 24 घंटे सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए 9 स्टार जीपीएस। ठीक है, 9 स्टार जीपीएस मतलब इसको बोला जाता है नेविगेशन सैटेलाइट विथ टाइम एंड रैंकिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, नेविगेशन सैटेलाइट विथ टाइम एंड रैंकिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसको विकसित किया था। फिर से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है, तो मैं बताता हूँ यहीं से। जीपीएस जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसको सर 1973 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने अपनी प्रतिरक्षा विश्व स्तर पर स्थापित जानकारी हेतु उपग्रह पर आधारित नेविगेशन प्रणाली द्वारा सभी मौसम 24 घंटे सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए 9 स्टार जीपीएस, 9 स्टार जीपीएस का पूरा नाम होता है नेविगेशन सैटेलाइट विद टाइम एंड रैंकिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसको विकसित किया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो सामान्य नागरिकों को जीपीएस द्वारा सूचना प्राप्ति एवं उपयोग की सुविधा सन 1980 के पूर्वार्ध में किया गया। ठीक है, सामान्य जैसे हम लोग सामान्य नागरिक हैं, हम लोगों को जीपीएस द्वारा सूचना प्राप्त करने का जो उपयोग की सुविधा है 1980 के पूर्वार्ध में दिया गया था। इसके पूर्व सूचना प्राप्ति के आधार पूर्णतः अमेरिका के अधीन था। इसके पहले जो था सूचना प्राप्ति का पूर्ण अधिकार अमेरिका के अधीन था। जीपीएस का कार्य देखेंगे, जीपीएस का क्या कार्य है। ठीक है, तो 1980 के बाद से जीपीएस तकनीक का उपयोग मैपिंग, भूगणित,
भू अभिलेख मानचित्रण अभियांत्रिकी पर्यावरण। देखिए ये जो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, मैपिंग, भूगणित, भू अभिलेख, मानचित्रण, अभियांत्रिकी, पर्यावरण, इन सभी को भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा इन सभी को। मैंने बताया हुआ शॉर्ट में, पीछे का वीडियो देख लेंगे आप लोग तो क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं इसका कार्य। तो 1980 के बाद से जीपीएस तकनीक का उपयोग मैपिंग, भूगणित, भू अभिलेख, पर्यावरण अध्ययन, नियोजन तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली आदि कार्यों के लिए प्रारंभ किया गया। जीपीएस के प्रभाग देखेंगे तो जीपीएस कौन कौन से प्रभाग है, तो जीपीएस के कुल 3 प्रभाग है, अंतरिक्ष प्रभाग, नियंत्रण प्रभाग और उपभोक्ता प्रभाग। अंतरिक्ष प्रभाग, नियंत्रण प्रभाग, उपभोक्ता प्रभाग। याद रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब। इसका प्रकार जान लेते हैं, तो इसका कई प्रकार है। जैसे पहला है पोर्टेबल जीपीएस, दूसरा पॉकेट जीपीएस, तीसरा इन डैश जीपीएस, चौथा फिटनेस और साइकिलिंग जीपीएस, चौथा अगला है मोटरसाइकिल जीपीएस और अगला है मरीन जीपीएस। ठीक है, यह जो जीपीएस है ये सब जीपीएस के प्रकार है। तो इन सभी का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जीपीएस का यूज होता है, याद रखिएगा। पोर्टेबल जीपीएस, पॉकेट जीपीएस, इंडस जीपीएस, फिटनेस और साइकिलिंग जीपीएस, मोटरसाइकिल जीपीएस, मरीन जीपीएस। आगे देखते हैं प्रश्न है, सटीक खेती हेतु भू सूचना विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी। जो प्रिसीजन फार्मिंग होता है उसके लिए भू सूचना विज्ञान, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग को जानकारी लेना। चलिए देखते हैं परिशुद्ध कृषि क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि कृषि के सभी विधियों का, सुनिएगा, प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है मैं बताया हूँ आप लोगों को, फिर मैं बता देता हूँ। कृषि संसाधनों का कम से कम प्रयोग करके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही परिशुद्ध कृषि कहा जाता है। ठीक है, परिशुद्ध कृषि क्या होता है, कृषि संसाधन जो भी है उसका कम से कम हम उपयोग करेंगे, कम से कम प्रयोग करेंगे, पर्यावरण को भी ध्यान में रखेंगे जिससे पर्यावरण को भी कोई हानि ना हो, और गुणवत्तापूर्वक उत्पादन प्राप्त करने की प्रक्रिया को परिशुद्ध कृषि कहा जाता है। ठीक है, इसका लाभ क्या क्या है, तो इसका लाभ है कि यह कुल उपज में वृद्धि करता है, मृदा क्षरण को रोकता है, उत्पादन लागत को कम करता है, कम पर्यावरण पर कम प्रभाव डालता है, जल संसाधनों का इससे कुशल उपयोग हो जाता है, कृषि प्रबंधन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं, किसानों को शिक्षित होना इसके लिए आवश्यक होता है। तो यह तो था कि इसका लाभ क्या है प्रिसीजन एग्रीकल्चर का। चलिए देखते हैं अब। तो परिशुद्ध खेती का उद्देश्य मृदा और फसलों के स्थायी और स्थानिक परिवर्तनशील का पर आधारित निवेश के सक्षम उपयोग के माध्यम से लाभदायक और पर्यावरण की रक्षा करना है। ठीक है, संवेदक आधारित तथा सैटेलाइट छवि आधारित प्रयोग क्यों दोनों को विकसित किया गया है तथा इन्हें विकसित विश्व में उन्नत किया जा रहा है। परिशुद्ध खेती को अपनाने के आर्थिक विश्लेषण ने पहले से ही मौजूद सर्वोत्तम प्रबंधन, प्रथम एवं उच्च उत्पादकता स्तरों के लिए सीमांत लाभप्रदता को संकेत दिया है। ठीक है, हम लोग का टॉपिक क्या याद रखिएगा, टॉपिक है सटीक खेती हेतु भू सूचना विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी। आगे देखते हैं परिशुद्ध खेती हेतु उपकरण एवं तकनीक। तो उपकरण कौन कौन से हैं, तो जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसमें सेंसर तकनीक, भौगोलिक सूचना प्रणाली, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्रिड प्रतिचयन, परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी जिसे वीआरटी बोला जाता है, फसलों की देखभाल, उपज मानचित्रण, सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसर, ये सब क्या है, ये सब का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, भू सूचना विज्ञान क्या होता है। तो भू सूचना विज्ञान का अर्थ है, भू सूचना विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, तथा सूचना विज्ञान का मतलब होता है सूचना प्रसंस्करण का अध्ययन करना, जो भी सूचना है उसका अध्ययन करना। ठीक है, तो भू सूचना विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और सूचना विज्ञान। ठीक है, इसका मतलब होता है भू सूचना प्रसंस्करण का अध्ययन। अतः कह सकते हैं कि बहुविज्ञान को भूमि विज्ञान रहेगा। ठीक है, भूमि विज्ञान को पृथ्वी विज्ञान और सूचना विज्ञान के संघ के रूप में समझा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि वह सूचना व्यापक रूप से पृथ्वी के बारे में जानकारी के संग्रह, विश्लेषण, डाटा पुनर्प्राप्ति, प्रतिनिधित्व और प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग से संबंधित होता है। इसकी परिभाषा हम लोग सीधे देखेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसका, तो भू सूचना विज्ञान पृथ्वी के निकाय के भीतर सूचना के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और प्रसार का विज्ञान है जो अस्थानिक रूप से परिभाषित होता है। ठीक है, इसको बताया जचिमस्की ने। जचिमस्की के अनुसार क्या है कि भू सूचना विज्ञान जो है पृथ्वी के निकाय के भीतर, पृथ्वी जो उसके निकाय के भीतर सूचना को एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और प्रसार का विज्ञान है जो अस्थानिक रूप से परिभाषित किया गया है।
इसके घटक कौन कौन से, तो इसके कंप्यूटर विज्ञान, मानचित्रण, फोटो जियोमेट्री, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, भौगोलिक सूचना प्रणाली, ये सब क्या इसके कंपोनेंट है। इसका लाभ देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो समय और लागत प्रभावी तरीके से डाटा को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। समय और लागत प्रभावी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों में एक क्षेत्र का अवलोकन, दृश्य तथा बहुत ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला यह किसी क्षेत्र को बिना खराब और नष्ट किए उसका डाटा एकत्र करने में मदद करता है। मतलब ये क्या होता है, किसी वस्तु के बिना संपर्क में जाए डाटा प्राप्त कर लेता है, मतलब कोई भी क्षेत्र खराब नहीं होता है। यह बहुमापदंड विश्लेषणों के आधार पर घटनाओं और परिणामों का भविष्यवाणी करने में सहायक होता है, ठीक है। तो यह तो था क्या आप लोगों का जियो इन्फॉर्मेटिक्स का लाभ। आगे देखेंगे एक क्वेश्चन और, यील्ड मॉनिटरिंग या उपज निगरानी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उपज निगरानी, ठीक है। तो उपज निगरानी क्या है, तो उपज मॉनिटर कई घटकों का एक संयोजन होता है। उपज मॉनिटर जो होता है कई घटकों का एक संयोजन होता है। यह आमतौर पर अलग अलग सेंसर्स और अन्य घटकों का समूह होता है, जिसमें एक डाटा स्टोरेज डिवाइस, यूजर इंटरफेस डिस्प्ले और संयुक्त कैब में स्थित एक टास्क कंप्यूटर होता है, जो इन घटकों के एकत्रीकरण व संपर्क को नियंत्रित करता है। सेंसर जो होता है वह अनाज प्रवाह के द्रव्यमान या आयतन विभाजक गति, जमीन की गति व अनाज की मात्रा को मापता है, ठीक है। जो सेंसर होता है वह अनाज प्रवाह के द्रव्यमान या आयतन विभाजक गति, जमीन की गति व अनाज की मात्रा को मापता है। आगे देखते हैं इसका कार्य क्या है। यील्ड मॉनिटरिंग का कार्य क्या है, तो पैदावार मापने तथा फसल कटाई के दौरान अनाजों की नमी की मात्रा को एकत्रित करना। कृषि उपज मूल्यांकन भी किया जाता है। इससे कृषि उपज का मूल्यांकन किया जाता है कि किस प्रकार की गुणवत्ता का हमारा जो अनाज है वह है। फसल सूची के लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकी निम्न संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत की गई है, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें कई प्रकार के यूज किया जाता है। जैसे हवाई चित्रण का प्रयोग किया जाता है, मल्टी स्पेक्ट्रम स्कैनर का प्रयोग किया जाता है, रेडार का प्रयोग किया जाता है, उपग्रह डाटा का, सॉइल मैपिंग का, इन सभी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में पीछे बताया हुआ हूँ और टाइम बहुत कम है तो इसी वीडियो में बता भी देता। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों का। उम्मीद करते हैं जो भी मैंने आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन बताया वो अच्छे समझ में आए होंगे। अभी ये देखिए पीडीएफ इसमें पूरा टोटल 27 पेज है, तो इतना सब बताना है लेकिन टाइम बहुत कम है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।